पाकिस्तान न्यूज रूम में आज देखिए, नाअहली के बाद बहानों की खुली दुकान, इंकशाफात हुए सरेआम। तौहीन अदालत की कार्रवाई, अब किसकी शामत आई? जूनियर वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के चर्चे आम। कराची की सड़कें बनी तालाब, पूरा शहर जेरे आब। मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, मुझे फ़ख्र है अपना बोलबाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आर्मी चीफ ने आज पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान को कोई अमरीकी इमदाद नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में, उन्हें सराहा जाना चाहिए, उसे मानना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि हर पाकिस्तानी इस बात को तस्लीम करता रहा है, मानता रहा है। हुकूमत खामोश थी, लेकिन अमरीकी एम्बेसडर को दो टोक अल्फाज में आर्मी चीफ ने पैगाम दे दिया है, पूरे कौम की तर्जुमानी की है। जिस अंदाज में उन्होंने बात की है, पूरा पाकिस्तान फ़ख्र कर रहा है। दूसरी जानिब नाअहल वज़ीर आज़म भागने के चक्कर में हैं, पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में बहानेबाजियां हो रही हैं। मैंने चंद रोज़ पहले ये प्रोग्राम के अंदर कहा था कि किस तरह नवाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान किस किस तरह बहाने बना के यहाँ से निकलेगा। तलहा जी हाँ फैसल साहब, आपने कहा था कि 24 तारीख को खुद साख्ता जलावतनी अपनाएंगे नवाज शरीफ, नाअहल नवाज शरीफ, और लग यही रहा है कि उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए अपने व्यूअर्स को वहीं ले चलते हैं। इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं पाकिस्तान पे, और मैं हैरान हूँ कि ना प्राइम मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट आई है और ना फॉरेन मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट आई है, बल्कि किसने डिफेंड किया? चाइना ने। यानी चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की जो कुर्बानी है ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की थी, चाइना की स्टेटमेंट आई है, लेकिन ना फॉरेन मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर। लिहाजा मैं आज अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी कौम के लिए मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि हम पनाह देते हैं दहशतगर्दों को, और उन्होंने जो हिंदुस्तान को ठेकेदार बना दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर कि वो अफ़गानिस्तान की मदद करेगा, यानी हिंदुस्तान को रोल दे दिया अफ़गानिस्तान में, जबकि हिंदुस्तान को कोई बॉर्डर ही नहीं है अफ़गानिस्तान के साथ। और जिस मुल्क ने कुर्बानियाँ दी हैं उसी के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए हैं। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको समझ ही नहीं है, इस खित्ते की नहीं समझ। अफ़गानिस्तान का ये जो सारा माजी जो रह चुका है अफ़गानिस्तान का, और जो ये सबसे लंबी अमेरिका की जंग लड़ी गई है अफ़गानिस्तान में, ना आपको इसकी समझ है, डायनामिक्स ही नहीं समझ कि ये जो हुआ सारा, ये जो जिसको आप दहशतगर्द करते हैं, इसके पीछे क्या है, कौन है असल में दहशतगर्द, और आगे क्या होने जा रहा है, कोई समझ नहीं है उसको, जिस तरह की उसने ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत तब की कि कोई पाकिस्तानी 9/11 में मुलव्वस नहीं था। तालिबान जो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में तो कोई मिलिटेंट तालिबान ही नहीं थे, और अल-कायदा अफ़गानिस्तान में थी, पाकिस्तान में तो थी नहीं। तो हमने जिस जंग में शिरकत की, पाकिस्तान को इस जंग में शिरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमारा तो कसूर ही नहीं था। मैं उनमें से हूँ जो आज भी कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि हमें इस जंग में नहीं जाना चाहिए, ये हमारी जंग नहीं है। उस जंग में जब हमने शिरकत की, अमेरिका के कहने पे अपनी वज़ीरिस्तान फ़ौज भेजी, और फिर डू मोर करते करते अमेरिका के कहने पे हमने जो इस मुल्क में तबाही मचाई, 70,000 पाकिस्तानी इस जंग में मरे, और उसके अलावा जितने ज़ख्मी हुए, जिनके बाजू गए बम धमाकों में, दहशतगर्दी में, उसका हमें पता ही नहीं कितने लोग हैं। और जो
ट्रंप ने कहा कि हमने जो अरबों डॉलर दिया पाकिस्तान को, ये गवर्नमेंट की फिगर है कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान का इस जंग में ज़ाया हो चुका, खर्च हो चुका, या वो हमें बिजनेस लॉस हुआ। क्रिकेट टीमें आनी बंद होगी तो सोचें कि सरमायाकार ने पाकिस्तान क्या आना था। हमें बहुत नुकसान हुआ, हमारे होटल खाली थे सारे। तो जो इन्होंने पैसा दिया था वो कुछ भी नहीं था उस जो हमारा खर्चा हुआ है इस जंग के ऊपर, जो तबाही मची पाकिस्तान में। और जो किसी को भूलना नहीं चाहिए कि जो कबायली इलाके के लोगों से हुआ है, हमारे कबायली इलाके में जो तबाही मची है, एक वक्त पे 70% लोग नकल मकानी कर चुके थे कबायली इलाके से, अभी तक पूरा नहीं जा सके वापस। अभी तक कबायली इलाके के अंदर वो लोग वापस नहीं जा, उनके दुकानें, घर, कारोबार, मवेशी सब तबाह हो गए। इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितना नुकसान हुआ। और फिर जो हमारी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, हमारे कमांडोज ने, जनरल्स शहीद हुए इसमें। तो उसके बाद जब हम ये सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि जनाब यहाँ सेफ हेवन्स हैं, यानी हम पनाह दे रहे हैं दहशतगर्दों को, और हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहा है जिसकी कोई कुर्बानी नहीं है इसके अंदर। कुर्बानी इस मुल्क की है और तारीफ़ उनकी कर रहा है, और उनको रोल दे रहा है अफ़गानिस्तान में। और सारी ज़बान वो इस्तेमाल कर रहा है जो हिंदुस्तान ने ज़बान इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि इसकी हमें सारी कौम को मिल के सख्त मज़म्मत करनी चाहिए कि ये किस तरह का आदमी है जो कि एक कौम ने हमें जो तबाही मची है मुल्क में। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा कहा था इनकी जंग में ना शिरकत करो। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि वो हमने शिरकत भी की, तबाही भी मचाई, बमबारी हुई, कबायली इलाका तबाह किया, सारा ऊपर से नीचे तक इंतहा पसंदी बढ़ गई। और आखिर में वो ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान को हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं। किस चीज़ के ज़िम्मेदार ठहराते हैं? कि जो वो अफ़गानिस्तान में जो उनकी पॉलिसी फेल हो चुकी है, जो उनकी नाकामियाँ थी अफ़गानिस्तान में, वो सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी है। कोई अपनी ज़रा ज़हन लगा के ये सोचे कि 1.5 लाख नेटो की फ़ोर्स थी अफ़गानिस्तान में, इन्होंने तकरीबन 1000 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं अफ़गानिस्तान की जंग में। जितने अफ़गानी इसमें बेचारे शहीद हुए हैं, मरे हैं, वो अलहदा। जो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन दुनिया की हाईएस्ट, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री मशीन अफ़गानिस्तान में थी, तो वो नहीं काबू पा सकी। नेटो की जो 1.5 लाख फौजी थे वो अफ़गानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सके क्योंकि कसूर पाकिस्तान का था। इनके पास सर्वेलेंस थी, इनके पास ड्रोन्स थे। कितने लोग आ रहे थे पाकिस्तानी बॉर्डर से, जब आते हैं ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान से इंसर्जेंसी आई। इनकी इतनी सर्वेलेंस, 1.5 लाख फौज चंद हज़ार लोगों की वजह से अफ़गानिस्तान के ऊपर कामयाब नहीं हुई। ये कोई मानने वाली बात है? और आज आधा अफ़गानिस्तान इनके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। क्या ये पाकिस्तान का कसूर है? यानी ये बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो हिंदुस्तान कर रहा है कि कश्मीर में तकरीबन 25 साल से 7 लाख फ़ौज इन्होंने कश्मीर में रखी हुई है, और अभी तक बजाय काबू पाने के कश्मीर पे सारे कश्मीरी आज़ादी मांग रहे हैं। और वो ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को, वो कह जी पाकिस्तान की वजह से। यहाँ भी वही कि जी पाकिस्तान की वजह से अमेरिका कामयाब नहीं हो रहा। और उन्होंने कहा क्या है कि हॉट परसूट होगी, यानी इनकी फ़ौज, अगर उन्होंने समझा कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द हैं तो वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को इसको सख्त उनको पैगाम देना चाहिए अमेरिकन को कि ये कौम एक हो जाएगी, एक है। ये सब इकट्ठे होके अगर इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियों के बगैर बावजूद अगर इनका ख्याल है कि यहाँ आके ये लोगों को और मारेंगे, ड्रोन अटैक से कितने शहरियों को शहीद किया वहाँ वज़ीरिस्तान में और कबायली इलाकों में, तो अगर इनका ख्याल है कि हम चुप करके देखते रहेंगे, ये अमेरिका को नुकसान होगा इसका। अगर अफ़गानिस्तान में अमन आना है, पाकिस्तान की ज़रूरत है इनको। और अमन इस तरह नहीं आना कि और फ़ौज लेके आएँ, जो 1.5 लाख फ़ौज पहले नहीं कर सकी थी, अब और मज़ीद 5-6 हज़ार फ़ौजी क्या कर लेंगे।
session of the National Assembly session for discussion on this. एक मिनट मैं सर आयन कर देखें, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सिविलियन पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की फ़ौज सब एक पेज पे आएँ, हम सब एक ज़बान से इनको पैगाम दें। इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन आना चाहिए, ये बड़ा सीरियस है। हमने तहरीक इंसाफ ने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है, ये बड़ा सीरियस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर था। पहले तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, सारी गवर्नमेंट लगी हुई थी पनामा में बचाने के लिए नवाज शरीफ को। पॉलिसी बन रही थी, कोई हमारी जब वहाँ सारी पॉलिसी बन रही थी और जो लॉबिंग हो रही थी, यहाँ कुछ नहीं किया गया। और आज हम स्लीप वॉक, अंग्रेजी में लफ्ज़ है स्लीप वॉक, यानी हम उधर पहुँच गए हैं जिधर पाकिस्तान को ख़तरा हो सकता है और हमारी सलामती को ख़तरा हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सारी कौम एक खड़ी हो, एक हम पॉलिसी बनाएं, जवाब दें अमेरिकन को कि हमने आपकी मदद की है जबकि कोई हमें ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान को, और जो हमने या नेटो के जो सारे सप्लाई पाकिस्तान से गुजरा है जो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, जो आपकी वजह से दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में, और उसके बाद जो मुल्क में दहशत यानी APS जैसा जो इंसिडेंट हुआ, जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में, ये सारी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है। उसके बावजूद हमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कसूरवार है, और जो हिंदुस्तान जिसको पाकिस्तान समझता है कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान में और TTP को इस्तेमाल कर रहा है कबायली इलाके में, हम यूनाइटेड नेशंस में डोसियर दिया, प्रूफ्स दिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। उसी हिंदुस्तान को अब ठेकेदार बना रहे हैं अफ़गानिस्तान का। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के लिए, और हम इसलिए सेशन बुलाएंगे, उसमें जाके सारी एक कंसेंसस डेवलप करेंगे। और इस गवर्नमेंट को ये जो नया प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इसका काम है कि बजाय नवाज शरीफ को जाके अब उसकी फ़िक्र करने की वो करप्शन में जो पकड़े गए हैं और कहना कि जी मैं अभी नवाज शरीफ का ही मेरा प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका काम है मुल्क में कंसेंसस डेवलप करना और आपको मैसेज देना कि ये हमने अनएक्सेप्टेबल है, ये जो इन्होंने सारा किया कल जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, ये कौम को अनएक्सेप्टेबल है। बारी जी जो खामोशी थी गवर्नमेंट की, उसकी वजह से दुनिया को मौका मिला है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से कैच कराते और लोगों को बताते कि ये इंडिया का असल चेहरा है, तो आप समझते हैं कि वो हुकूमत की कमज़ोरी थी। दूसरा, अगर मुश्तरका इजलास आता है या पार्लियामेंट का सेशन आता है, आप जाएंगे या आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं APC के लिए ताकि सारी पार्लियामेंट राइट फोरम? देखिए, दूसरी चीज़ तो पार्लियामेंट में जाऊंगा ज़रूर, इसके ऊपर ये बहुत सीरियस है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ये पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, और आगे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप बैठ के फ़ैसला करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान ने क्या करना है, क्योंकि ये तो अनएक्सेप्टेबल है जो इन्होंने हमारे पर इल्ज़ामात लगाए हैं। जो आपने बात की कलभूषण की, देखें जो डॉन लीक्स थी और जो उससे पहले मेमोगेट था, इन सारों का एक ही मकसद था कि पाकिस्तानी फ़ौज को अलहदा करना पॉलिटिकल गवर्नमेंट से और कहना कि पाकिस्तानी फ़ौज ज़िम्मेदार है सारी दहशतगर्दी की, गवर्नमेंट्स अमन चाहती हैं। और जो डॉन लीक्स थी, ये मैं बार बार कह बैठा हूँ कि इजरायली लॉबी और हिंदुस्तान की लॉबी अमेरिका में इकट्ठा काम करते हैं। ये इस गवर्नमेंट ने, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पैगाम दिया था उनको कि जनाब हम तो आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन फ़ौज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए वो डॉन लीक्स बड़ी सीरियस चीज़ थी। अब जो सिचुएशन वो ये है कि अगर आज हम सब इकट्ठे नहीं होंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक सारी कौम मिलके जवाब नहीं देगी, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सीरियस है। ये आगे जो एस्केलेशन होगी, अगर ये जो मैं ट्रम्प की तकरीर सुन रहा था, किसी तरह की अगर इन्होंने सपोजिंग पाकिस्तान की टेरिटरी में आ गए और उसके बाद जो एस्केलेशन होगी और जो हिंदुस्तान को इन्होंने रोल दिया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे। ज़रूरी है कि इस वक्त सारी कौम
एक कंसेंसस डेवलप करे और एक जवाब दे। साहब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हमारे पास खोने को क्या है? अमेरिका जैसे कह रहा है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। अगर हम आंखों में आंखें डाल के बताते हैं तो कौम को बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या है खोने को, जो जिसकी वजह से अमेरिका हमें बार बार देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों में भी कह गया था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दहशतगर्दों के हाथ में जा सकता है। ये हम सबको पता है कि बड़ी देर से ये इजरायली लॉबी का सबसे ज़्यादा था। इस्लामिक बॉम्ब शुरू किया था इन्होंने आज से 30 साल पहले। ये पूरी एक कैंपेन है पाकिस्तान को डिफैंग करने की, डी न्यूक्लियराइज करने के लिए। और ये जो उन्होंने ये बात कही कि जनाब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दहशतगर्दों के हाथ में ना चले जाए, ये भी हमारे लिए एक वार्निंग है। देखिए, पहले तो ये स्टेज आनी नहीं चाहिए थी। आपका फॉरेन मिनिस्टर का काम था, जब ये सारा कुछ, ये पूरी कैंपेन चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ना फॉरेन मिनिस्टर था और प्राइम मिनिस्टर को पनामा में फंसा हुआ था, तो किसी के पास तो टाइम था ही नहीं, ना कोई लॉबी की। ये स्टेज नहीं आनी चाहिए थी। बहरहाल अब ये जो स्टेज आ गई है, अब पाकिस्तान एक ही तरह सारी कौम एक पेज पे इकट्ठा होकर इसका जवाब दे। ये इसके अलावा और कोई हमें आपस में कोई जो भी हमारे इख्तलाफात हैं और हमारे क्या इख्तलाफात हैं, इस इशू पर सारी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये बताएगा कि आपकी पार्टी जो है, आपकी बिल्कुल आपने इजलास बुलाने का मुतालिबा किया, आपने स्ट्रेटजी नहीं बताई। स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी वहाँ करेंगे, वहाँ बात करेंगे ना। थोड़ा सा बता दीजिएगा इस वक्त कौन जो है वो जॉइंट सेशन इसीलिए कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, कौमों को क्राइसिस आते हैं। अब हमारा हमसाया ईरान, सारी दुनिया ने कितनी धमकियां दी ईरान को, कितना उन्होंने जोर लगाया कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सैंक्शंस लगा दी। जब एक कौम खड़ी हो जाती है, लोग आपस में, सारी कौम, गवर्नमेंट, अवाम एक पेज पे आ जाती है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब ये बताएगा कि क्या आपकी पार्टी इस स्टेटमेंट को जो ट्रंप ने दी है उसे कंडेम करने के लिए और असिस्ट करने के लिए कुर्बानियों को तस्लीम किया जाए, आपके सामने आर्मी स्टेटमेंट आई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये आर्मी चीफ ऐसी स्टेटमेंट्स देते नहीं हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खला है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डरी हुई है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों के पैसे, जायदाद, बिजनेसेस इस मुल्क से बाहर हैं, वो कभी खड़े नहीं हो सकते। जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने एक पेट्रियट्स एक्ट बनाया हुआ है, ये 9/11 के बाद। पेट्रियट्स एक्ट का मतलब कि वो किसी का भी अकाउंट खोल के चेक कर सकते हैं कि दहशतगर्दी के नाम पे। तो ये जिन के बाहर अरबों डॉलर पड़े हुए और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, वो डरेंगे, वो नहीं इनके सामने खड़े हो सकते। वो इस तरह डर रहे हैं, चुप करके कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा। यानी इतना बड़ा किसी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई इस तरह इल्ज़ाम लगाता, आज सारा मुल्क खड़ा हुआ होता इकट्ठा। आखिरी सवाल। आपने आज भी नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया है। कुलसूम नवाज को सर उसकी कैंसर की तशखीस हुई है, क्या आप शौकत खाना में इलाज के लिए उन्हें कुछ तजवीज़ देंगे? बिल्कुल। जी, मैंने स्टेटमेंट दी है जी। छोटा सा सवाल ले लें, अगर पाकिस्तान के ऊपर ये इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जाती हैं अमेरिका की तरफ से, तो इस दफ़ा पाकिस्तान को ये खुद क्या देना चाहिए कि हमें उसकी इमदाद नहीं चाहिए? देखिए, जब एक कौम, मैं फिर से आखिरी चीज़ कहता हूँ, जब कौम इकट्ठी हो जाती है, आपको याद है या नहीं, जब फ्लड्स आए थे, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था, दुनिया ने एड भी नहीं दी। पाकिस्तानी जो बाहर थे, जो पाकिस्तानी इस मुल्क में, हर इंसान ने कंट्रीब्यूशन की, कौम इकट्ठी हुई। इतना बड़ा सानिया था और पता भी नहीं, आज लोगों को पता भी नहीं कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था वो फ्लड्स के अंदर, लेकिन कौम ने इकट्ठी होकर उसका फेस कर लिया था। कोई भी क्राइसिस हो, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कौम 20 करोड़ की अवाम है, हम इकट्ठे हो जाएं, हम आपस में मिल के कुछ भी, कोई भी, यानी किसी किस्म की भी धमकी का हम सामने खड़े हो सकते हैं। थैंक यू।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान फैज कर रहे थे, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पूरी कौम को एक होकर अमेरिका को जवाब देना होगा। अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने इतना नुकसान उठाया इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। और साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जो इस वक्त हम सब देख रहे हैं, हम नींद में चल रहे हैं, स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं और हमारी कौमी सलामती को खतरा है। फैसल साहब, आपने जो बातें कल कही थी हमारे प्रोग्राम में, आज वो इमरान खान कर रहे हैं। आपने कल कहा था कि चाइना ने पहले जवाब दिया, हमारी वजारत खारजा सो रही है। आपने कल कहा था कि हमारी लॉबिंग इंतहाई कमजोर है। इमरान खान वो आज कह रहे हैं। लेकिन जो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ जो बयानात दे रहे हैं, हमारे सियासतदान बहुत डरे हुए हैं और बहुत बड़ी खला है। मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के दौरान आप देखेंगे लगातार 10 खबरें। हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान न्यूज रूम में आपको वेलकम बैक कहेंगे, जो आप जानते हैं तमाम तराम तरीन खबरें, उन पर तमाम तरीन तज्जिए चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब के। लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो हम पहले फैसल साहब से डिस्कस करना चाहेंगे। फैसल साहब, पहली चीज जिसमें यहाँ पर तफसील चाहूंगा, एक्सप्लेनेशन चाहूंगा, वो ये थी कि इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ के जो बयानात हैं वो इस वजह से हैं कि हमारे सियासतदान डरे हुए हैं और बहुत बड़ी खला क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से बयानात आ रहे हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत दे दी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की किसी भी बात से कोई पाकिस्तानी डिसएग्री नहीं करेगा, और मुस्लिम लीग नून वालों से भी पूछा जाए तो वो भी अग्री करेंगे। इन लोगों के बाहर असासे हैं, लंदन में असासे हैं, दुबई में हैं, अमेरिका के अंदर हैं। इनके मामलात, इनके कारोबार, इनके खजाने, इनके बैंक अकाउंट सब वहां पर हैं। ये कैसे अमेरिका के खिलाफ बात कर सकते हैं? ये कैसे बात कर सकते हैं? ये सूरत हाल जिसमें आज हम आगे फंसे हैं, जिस तरह से हमें धमकियां दी गई हैं, 24 घंटे के बाद जाकर एक खुलकर एक बात हुई है। कल ट्वीट्स किए थे इमरान खान ने, आज तफसीली बात की है, पार्लियामेंट में जाने की बात की है। सारी कौम चाहती है इसके ऊपर खुलकर रद्द अमल आना चाहिए। हमारा हमसाया मुबालिक ईरान जिस तरह से बिहेव करता है, जब उसकी सलामती से मुताल्लिक कोई धमकी दे तो आप उसकी लीडरशिप को देखें, वो किस तरह से गुर्राती है, किस तरह अवाम उनके साथ खड़ी होती है। यहां तो नवाज शरीफ अपने आप को बचाने के लिए वजीर आजम को अपने पांव में बिठाते हैं। बिल्कुल, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक लफ्ज नहीं आया। हमारे वजीर खारजा साहब लापता थे, उन्होंने जाके अमरीकी एम्बेसडर से बात की, कोई बयान नहीं दिया। दफ्तर खारजा का छुप कर रात को खामोशी से एक स्टेटमेंट आया जो कि हाजिरी से आगे नहीं था। जो पहली बात हुई वो आर्मी चीफ की तरफ से थी, खुलकर बात की, हमें पैसे नहीं चाहिए, पाकिस्तानी कौम को अमेरिका की कोई इमदाद नहीं चाहिए, पाकिस्तान को इस मुसीबत में धकेला अमेरिका ने है। सारी कौम जाती है, सारी दुनिया मानती है। 70,000 हमारे जवान, हमारे शहरी शहीद हुए इस जंग के अंदर, 70,000, और उसको नहीं किया जाता, उसको माना नहीं जाता, उसको कहा नहीं जाता। और आज ये है कि हमारी हुकूमत नहीं बोल रही, हमारा दफ्तर खारजा नहीं बोल रहा। मैं तो ख्वाजा आसिफ को कहूंगा कि वो अपने आप को रिजाइन करें, वो इस मनसब के काबिल नहीं हैं, उनको मुश्किल में डाल दिया गया है। वो ये डिप्लोमेसी नहीं देख सकते, वो एडवोकेसी नहीं देख सकते, वो डिप्लोमेट्स को नहीं चला सकते। वो अमेरिका से किस तरह बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे जब वो पाकिस्तान आर्मी से मुतालिक पार्लियामेंट में खड़े होकर उससे मुतालिक ऐसी गलत बातें करते रहें तो पाकिस्तान का दिफा कैसे करेंगे? और उनके असासे पाकिस्तान में नहीं हैं, वो किस तरह करेंगे? ये इस वक्त जो हुकूमत है ये पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की मुमलिकत की, स्टेट की, फौज की दिफा नहीं कर सकती, कौम का दिफा नहीं कर रही है। यही वजह है कि आज इमरान खान ने आके ये सारी बातें कही हैं और पार्लियामेंट में ले जाने की बात की है। पाकिस्तानी कौम को खड़ा होने की जरूरत है। ऐसे कैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट आके पाकिस्तानियों की कुर्बानियों को रफा दफा कर देंगे और आके पाकिस्तान को बिल्कुल इस तरह से कर देंगे जिस तरह से वो अफगानिस्तान के अंदर सब कुछ कर रहा है, और इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर बिठा देंगे। आप कल वाली जो हमारी डिस्कशन थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि चीन ने फौरन स्टेटमेंट दिया, चीन ने स्टेटमेंट दिया और क्लियरिटी पैदा की कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। मेरे ख्याल है उस वक्त हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब सो रहे होंगे, ख्वाजा आसिफ साहब भी सो रहे होंगे, दफ्तर खारजा तो वैसे ही सो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के मफादात के ऊपर पाकिस्तान का दोस्त मुल्क किस तरह बिहेव कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी किस तरह से आगे फ्रंट पे खड़ी है, आर्मी चीफ ने किस तरह से बात की है। हाथ बांध के बैठे हुआ था अमेरिकन एम्बेसडर आर्मी चीफ के सामने, और वो टांग पे टांग रख के उन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए बात की है। ये होती है लीडरशिप। अब हम बात करें जमहूरियत की, हम बात करें इस लीडरशिप की जो पाकिस्तान से निकलने के लिए, भागने के लिए रास्ते तलाश कर रही है, जो बहाने बना रही है, जिसका मैं पहले जिक्र करता रहूंगा, बहाने बना रही है, और बहाने बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून सबसे आगे। बिल्कुल सही फैसल साहब, और आपने कल के प्रोग्राम में बहानों का बड़ा तफसीलन डिस्कस किया था कि नवाज शरीफ, नाहल नवाज शरीफ कौन कौन से बहाने बनाकर खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार करेंगे। इस पर आज एक हमारे पास रिपोर्ट है, मैं चाहूंगा अपने व्यूअर्स को रिपोर्ट दिखाएं।
मियां साहब फरार होने के लिए तैयार हैं कि अगर मियां साहब निकल गए वापस नहीं आएंगे। उनकी प्रॉपर्टीज वहां हैं, उनका सब कुछ वहां है। पनामा लीक्स में JIT की तहकीकाती रिपोर्ट के पेश नजर नवाज शरीफ को वजारत समेत खोनी पड़ी पार्टी की सदारत, जिसके बाद खुली नाअहल वजीर आजम के बहानों की दुकान। इससे कबल ही चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान ने पाकिस्तान न्यूज रूम में नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ के बहानों का कर चुके थे इंकिशाफ। नवाज शरीफ साहब तैयारी कर चुके हैं 24 तारीख को, यानी कि परसों पाकिस्तान से भागने की। लंदन भाग रहे हैं। उन्होंने एक हेल्थ सर्टिफिकेट मंगवा लिया है जिसमें उनको बताया गया कि उनकी हेल्थ को बड़े खतरात हैं, पाकिस्तान में उनका दम घुट रहा है। आखिर उन्होंने आज मुलाकात कर ली है। तबीयत की नासाजी फैसल अजीज खान ने किया था पेशगी इंकिशाफ। मियां साहब फरार होने के लिए तैयार हैं। 24 तारीख को मियां साहब फरार हो जाएंगे। उससे पहले नैब हरकत में आती है या नहीं आती है, कौम देख रही है। अगर मियां साहब निकल गए वापस नहीं आएंगे। फैसल अजीज खान ने किया शरीफ खानदान के एक एक फर्द की लंदन रवानगी का इंकिशाफ। एक एक फर्द पाकिस्तान से भाग रहा है, निकल रहा है। हुकूमत रिट नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ टकराव चाहते हैं, नवाज शरीफ चाहते हैं वो निकल जाएं। कौन रोकेगा उन्हें? कौन रोकेगा? नैब रोकेगी, FIA रोकेगी? कौन है जो पाकिस्तान में इस लुटेरे को, इस डाकू को, इस चोर को, इस नाअहल शख्स को जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चोर करार दिया है, डाकू करार दिया है, नाअहल करार दिया है, जालसाजी के पेपर्स में जिसे डॉन करार दिया है, उसे पकड़े। और अगर एक चीफ न्यूज ऑफिसर का पाकिस्तानी कौम पर हुक्मरानी और मुल्क की सियासत पर राज करने वाले नाअहल वजीर आजम की बैरून मुल्क जायदादें और जाती कारोबार के मालिक होने का बरमला इंकिशाफ है। सारे शरीफ खानदान लंदन में, क्योंकि उनके सारे कारोबार वहाँ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वहाँ हैं, उनका सब कुछ वहाँ है। वो सिर्फ यहाँ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कौम के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। अपना इलाज भी लंदन में करवाते हैं, सब कुछ उनका वहाँ है। नवाज शरीफ का मुल्क से फरार होना देता है उनके जुर्म का पता। सवाल ये उठता है कि क्या कौम से लूटा हुआ पैसा वापस लाया जा सकेगा? पूरी कौम को शरीफ खानदान की गिरफ्तारी का इंतजार है। क्या उनके और आम इंसान के लिए कानून बराबर है? फैसल साहब ने पहले हमें बता दिया था कि 24 तारीख है, यानी कल का दिन है वो जब नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करेंगे। फैसल साहब, कुलसूम नवाज की तबीयत खराब है, उनको थ्रोट कैंसर डायग्नोस हुआ है। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्दी सेहतियाब हो जाएं। इलाज जिस तरह आपने कहा लंदन में ही हो रहा है, यहाँ पर तो इलाज होता नहीं है। आखिरी मिनट है हमारे पास, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। कुलसूम नवाज NA-120 की कैंडिडेट भी हैं और कहा जा रहा है कोई और कैंडिडेट तजवीज़ नहीं पेश की गई किसी और कैंडिडेट की, और उनकी तबीयत भी खराब है। क्या ये सही है? क्या 34 साल तक इस मुल्क में इक़्तिदार संभालने वाला ख़ानदान, ये शरीफ ख़ानदान, एक हॉस्पिटल नहीं बना सका कि मोहतरमा का इलाज यहाँ होता? पूरी कौम दुआ कर रही है वो सेहतियाब हो जाएं, होना चाहिए। लेकिन मैं ये एक हफ्ते पहले से कह रहा हूँ कि बहाने आएंगे। जी हाँ, बहाने आएंगे। नंबर 1, बहाना नंबर 2, बहाना नंबर 3। पाकिस्तान से बाहर जाना है शरीफ ख़ानदान को। किस किस बहाने से निकलेंगे? ये निकलेंगे। अल्लाह करे कि उनको सेहतियाबी नसीब हो, वो दोबारा सेहतियाब हो के पाकिस्तान आएँ। लेकिन क्या कौम ये सवाल नहीं करेगी कि आपने 34 साल तक इस मुल्क पर हुक्मरानी की, आपके पास एक हॉस्पिटल नहीं है। मरियम साहिबा के पास एक अल्फाज इसके ऊपर कहने के लिए है कि अपनी वालिदा का इलाज करवाने के लिए उनके पास लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में कोई हॉस्पिटल है। अगर नहीं है तो शौकत खानम में इलाज करवाइए, शौकत खानम में इलाज करवाइए मोहतरमा का। पूरी कौम को फ़ख्र होगा। पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल है जो दुनिया के कैंसर हॉस्पिटल्स का मुकाबला करता है। कोई बात नहीं, इमरान खान का हॉस्पिटल है, लेकिन अगर वो वहाँ इलाज करवाएंगी तो लगेगा कि वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा फैसल साहब। आपके पास फैसल साहब बहुत सारी हैं। हमें शाहिद जितोई, इम्तियाज शाह और शोएब बर्नी से भी आम खबरें ले ली हैं। साथ साथ शाहिद आफरीदी की बड़ी धूम है दुनिया भर में, उसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम।
पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आपको वेलकम बैक करेंगे। अब हम रुक करेंगे अपने सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन की जानिब। इम्तियाज शाह साहब भी हमारे साथ है, शोएब बर्नी भी है, शाहिद जतोई साहब भी। पहले शाहिद जतोई साहब आपके पास जाएंगे और उनसे जानेंगे क्या हम खबरें फैसल साहब उनसे डिस्कस करेंगे। जी शाहिद साहब। जी तलहा साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस पर बहुत संजीदगी से कौमी सियासी क़यादत को गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अपनी तारीख के इंतहाई क्रूशल उसमें है, दौर में है और टर्निंग पॉइंट पे है। पाकिस्तान 70 साल के बाद अमरीकी कैंप से निकल के दूसरी तरफ जा रहा है और अमरीकी सदर का ये बयान हमें मुतनबे कर रहा है कि आप अगर सीपैक की तरफ जाते हैं, आप चीन और रूस की तरफ जाते हैं, तो आप सारे नताइज के लिए तैयार हो जाएं। इस हवाले से हमारी जो कौमी सियासी क़यादत है, ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत अगर कमज़ोर हुई, अगर हमारी पॉलिसी कमज़ोर हुई जैसा कि है, तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। सियासी क़यादत को बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारी फ़ौज तो खड़ी है, लेकिन सियासी क़यादत अगर मजबूत ना हुई तो हमें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। क्या कहते हैं फैसल साहब? मेरा ख्याल है शाहिद साहब बहुत अच्छी बात आपने की और इस वक्त फौरी तौर पर ज़रूरत थी। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज के अंदर बयान दिया है कि पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, इसको पूरी कौम के दरमियान आना चाहिए मामला, इस तरह से ही बात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी, दीगर सियासी जमातों को भी खुलकर सामने आना चाहिए। कल हमने देखा था जमात इस्लामी के अमीर, वो भी बहुत खुलकर सामने आए थे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की थी। अब ज़रूरत यह है कि और सियासी जमातें भी इस पर आएँ और फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो, जिसके अंदर ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, उस पर हम बहुत ही मुत्तफ़क़ तौर पर पूरी कौम एक पॉइंट के ऊपर खड़ी नजर आनी चाहिए। शोएब बर्नी साहब क्या कहेंगे आप? फैसल साहब, लाहौर हाई कोर्ट में पनामा केस के फैसले से पहले और फैसले के बाद जिस तरह से नून लीग के रहनुमाओं ने अदालत की तौहीन की, इसके फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की, इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर नून लीग के जो 16 MNAs हैं, इन तमाम के नाम शामिल हैं, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिनको आप भी पहले से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखें, ये वो लोग जो कि अदलिया की तौहीन कर रहे हैं, मुमलिकत की तौहीन है, पाकिस्तान आर्मी की तौहीन कर रहे हैं और फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बेजा किस्म की तनकीद कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान हों शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नाहिल वज़ीर आज़म साहब हों नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब हों, ये 16-17 नाम जो इस पिटीशन के अंदर हैं, इनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ, कहता हूँ और मैं समझता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बात कर रहा है, पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ बात कर रहा है, साजिशों की बात कर रहा है और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की बात कर रहा है, उस पर मीडिया पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, उस पर टेलीविज़न के ऊपर बात करने पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अखबारात में उनके बयान छापने पर, सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बात करने वाले को आज़ाद छोड़ा जा सकता है। पिटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बात होनी चाहिए, अदालत इस पर फैसला करेगी। कौम ये चाहती है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके ऊपर मीडिया पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और ऐसे मीडिया हाउसेस पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए जो कि इस तरह की लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको नशर करते हैं। इम्तियाज शाह साहब। फैसल साहब, नाअहल नवाज शरीफ ने अब आइन से छेड़छाड़ का पूरा प्रोग्राम बना लिया है और अपनी जो उनकी कानूनी मुशावरती टीम है, जाती उम्रा में उन्होंने एक इजलास किया। मैं ये समझता हूँ कि ये इजलास भी एक सवालिया निशान है कि नाअहल शख्स जो है, जिसमें वज़रा बैठे हुए हों, वो इस इजलास की कैसे सदारत कर सकता है। और उसमें उन्होंने 62-63 को डिस्कस किया और इब्तिदाई इत्तलात ये हैं कि 62(1)F उसको छेड़छाड़ करने का इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया है। उसमें सिर्फ ये इनका कहना ये है कि उस शिक को जिसमें जो नाअहली की जो पीरियड है, जो उसका टाइम फ्रेम है, उसको वो डिस्कस करेंगे और इस सिलसिले में जो है वो 62-63 को, क्योंकि सादिक और अमीन को, उस मामले को जो इस्लामी उसकी रूह है, उसको नहीं छेड़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कानून में, आइन में ये जो छेड़छाड़ का जो प्रोग्राम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वो इनको मना कर दिया है कि वो इसकी ये जो 62-63 के मामले में इनके साथ नहीं है, लेकिन ये छेड़छाड़ का पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। आप क्या कहते हैं सर, ये कर पाएंगे? इम्तियाज शाह साहब, शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ एक होता है, पाकिस्तान में अगर कोई कानून, कोई आइन
इनको पाबंद कर रहा है, इनको रोक रहा है, तो उसको तोड़ देंगे, उसमें तरामीम करेंगे, उसको दोबारा से बनाएंगे। आप देखें इस वक्त जो मामला हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि एक नाअहल, झूठे, चोर नाअहल वजीर आजम को बचाने के लिए रास्ते निकाले जाएं। पूरी मुस्लिम लीग नून के लोग सिर्फ इस बात के ऊपर बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ को कैसे बचाया जाए, और कैसे बचाया जाए वो हमले कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने, उनके साथ एक और साहब बैठे हुए थे जो उनको तारुल कादरी साहब कातिल समझते हैं और कहते हैं और बरबला इस तरह की बात करते हैं, जो कि वजीर कानून है पंजाब के, वो नैब के ऊपर हमले कर रहे थे। वो कह रहे थे बुला सकती है। आप अंदाजा लगाइए इस मुल्क के अंदर इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं वुज़रा बैठकर। पंजाब का वजीर कानून बैठ के हमले कर रहा है, वजीर रेलवे, वफाकी वजीर रेलवे हमले कर रहा है, और सिर्फ एक कोशिश है, सिर्फ एक बात है कि नवाज शरीफ को छोड़ दो, नवाज शरीफ को बचाना है। आइन के अंदर तरमीम करने की बात कर रहे हैं, 62-63 के अंदर तरमीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को जिस सिमत ले जाने की मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रहा है, यहां बिल्कुल वाज़ेह है। दो तरह के लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक वो जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं आइन के मुताबिक, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, और चोरों के खिलाफ। दूसरी साइड पर चोरों का साथ देने वाले लोग हैं, चोर हैं, झूठे हैं, जिनके असासे बाहर हैं, जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, जो किसी वक्त शायद पाकिस्तानी होते थे लेकिन वो कलभूषण के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोल सकते, जो इंडिया के साथ ही रहे हैं, जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बात करते रहे। पाकिस्तानी कौम जान चुके हैं कौन पाकिस्तान के साथ है और कौन पाकिस्तान के खिलाफ है। आप देखिए अमरीकी खिताब के बाद कौन खामोश है और कौन बोल रहा है, ये क्लियरिटी के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को मालूम हो गया है। तला बिल्कुल सही कहा फैसल साहब आपने, और यकीनन इन सियासतदानों ने बड़ी नेगेटिविटी फैलाई हुई है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी फैसल साहब शामिल करते हैं। इंटरनेशनल दुनिया से बड़ी अच्छी खबर आई है। अंडर 14 जो हमारा वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप मुकाबला होता है दुनिया भर में, उसमें पाकिस्तानी नंबर 1 साबित हुए। हमजा नईम नाम है फैसल साहब उनका, और इस बच्चे ने साबित कर दिखाया है कि एक पाकिस्तानी क्या कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि स्क्रैबल बड़ी मुश्किल गेम है, उसके लिए आपकी वोकैब बड़ी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे अंग्रेजी के अल्फाज आने चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे फैसल साहब? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी जिस मैदान में जाएंगे वो जज्बे से खेलते हैं, टेक्निक उनको आ जाती है, शानदार तरीके से जीत जाते हैं। और ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का 14 साल का नौजवान सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। पाकिस्तानियों को फ़ख्र है इस बात के ऊपर। लेकिन आप देखें जब भी कोई अभी स्नूकर की चैंपियनशिप जीते, गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आई, वजीर खेल का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हाउस सो रहा था, कोई सीएम बोलने को तैयार नहीं था, किसी ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। और पाकिस्तानी जब जीत कर आते तो कौम मोहब्बत करती है, हुकूमत नजर नहीं आती। इस वक्त ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ी हो, जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन के साथ खड़ी हो, जो पाकिस्तानी खेलों के साथ खड़ी हो, जो पाकिस्तानी कौम की हुकूमत हो। ये हुकूमत क्या पाकिस्तानी कौम की है? कौम ये सोचे कि क्या हुकूमत पाकिस्तानी कौम की हुकूमत है। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट फैसल साहब आपने रेज किया। अल्लाह करे कि इसके ऊपर ख्याल जाए पूरी कौम। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कस जो कप जारी है, जिसे बताया जा रहा है नेटवेस्ट T20 कप जारी है, जिसमें हैम्पशायर की टीम में शाहिद आफरीदी बूम बूम ने कमाल परफॉर्मेंस दी है। तफसीलन डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। एंजॉय का मत देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। ये पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के नंबर 1 न्यूज रूम पाकिस्तान न्यूज रूम में आपको वेलकम बैक कहेंगे। हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पर, हमें फख्र है अपने पाकिस्तान के हर हीरो पर, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो है जिसका नाम है बूम बूम। शाहिद खान आफरीदी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर दुनिया भर को यह साबित कर दिखाया कि पाकिस्तानियों से अच्छी क्रिकेट कोई और खेल नहीं सकता। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, और देखिए किस तरह चौके छक्के लगाया आफरीदी ने, कैसी सेंचुरी बनाई है। रिपोर्ट देखिए। This is going to be his 100th. Absolutely magnificent from Shahid Afridi. बूम बूम आफरीदी की इंग्लैंड में भी धूम। नेटवेस्ट T20 क्रिकेट ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल में शाहिद आफरीदी ने T20 फॉर्मेट की पहली सेंचुरी स्कोर की। This is going to be his 100th. Absolutely magnificent from Shahid Afridi. उन्होंने हैम्पशायर की नुमाइंदगी करते हुए सिर्फ 42 गेंदों पर 10 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 101 रन बना लिए। इस वक्त जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी अपनी फाउंडेशन है, उसको रन करना है। आई थिंक वो एक क्रिकेट खेलना और जो जितना सीरियस या जितना प्रोफेशनल तरीके से मैं अपने मुल्क के लिए खेल सका वो खेला है मैंने अभी अपने चाहने वालों के लिए। और फाउंडेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Incredible innings from Shahid Afridi. Thanks for the entertainment.
दिल तो मेरा भी चाह रहा है कि मेरे हाथ में केक होता और हम उसका सेंचुरी का जश्न मनाते। फैसल साहब 42 गेंदों पर 101 रन, 10 चौके, 7 छक्के। आफरीदी अभी तक मुझे तो फिट नजर आ रहे हैं। मेरी नज़र में पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। शायद पीसीबी उनको बड़ा ओहदा देना चाहिए, कोच करना चाहिए उन्हें, चेयरमैन बनाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? पीसीबी के अंदर तो एक नालायक आदमी बैठा हुआ है फजूल से। अब आपने क्या सवाल कर लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेट करना चाहिए। शाहिद खान आफरीदी जैसा हीरो इस वक्त पाकिस्तान टीम में नहीं है, और जो उनकी परफॉर्मेंस थी, मैंने पूरा मैच देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आफरीदी की फिटनेस आउटस्टैंडिंग, उनको जिस तरह बॉल नज़र आ रही थी, फुटबॉल नज़र आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने खेला है, शानदार खेला है। आफरीदी की जगह पाकिस्तान में कैसे बनेगी, क्रिकेट बोर्ड ने सेट करना है सब कुछ कि उनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त यरगमाल बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स के ऊपर। लेकिन प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करना है, और इस प्रोग्राम के बाद जो आप अगला प्रोग्राम देखेंगे उसका नाम है अब पता चला, और उसके अंदर आपको मालूम है कि 3 बड़े सियासतदान अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहकर किस तरह इख्तलाफ राय के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यूनिक प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम कहीं और नहीं है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कल हम 2 स्पेशल रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे पाकिस्तान न्यूज़ रूम में। इंतहाई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं। मियाँ साहब क्या करने वाले हैं देखिएगा कल, और इंशाअल्लाह कल से आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।